गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फेडरल एक्साइज एक्ट की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी एक, और उसमें मैं सेक्शन टू सेक्शन वीडियोस बना रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा है कि फेडरल एक्साइज एक्ट का मैं एक ओवरऑल फिंगर टिप्स के ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट को लेकर आ जाऊं, जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स और सेक्शंस कवर हो जाएं और ब्रीफली मैं तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको बता दूं, सो दैट कि आपको सेक्शन वाइज जो है पूरा फेडरल एक्साइज एक्ट आपका कवर हो जाए। और उससे रिलेटेड मुझे कुछ वीडियोस भी सेंड की कि क्या पैटर्न होता है फिंगर टिप्स का, क्योंकि मैंने इस तरीके से ना पढ़ाया है और पहले, और इस तरीके से इसको एक्ट को नहीं देखा था। तो वीडियोस वगैरह देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और उनके लेवल तक पहुंचना या उनके जैसा पढ़ाना, आई होप कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर, अब मैं कोशिश करता हूँ कि फेडरल एक्साइज एक्ट को जितना हो सकता है वो फिंगर टिप्स के ऊपर लेकर आऊँ, तमाम जो सेक्शंस हैं फेडरल एक्साइज एक्ट के उनको कवर करूँ, और जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मेरी वीडियो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर पूरा होता हूँ। तो अब इस वीडियो को देखने का तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आपको तमाम जो सेक्शंस हैं उनका पूरा ब्रीफ दूंगा, एक एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने करना ये है कि एक नोट पैड और पेन लेके साथ बैठ जाना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपने हेडिंग्स डाल लेनी है और फेडरल एक्साइज एक्ट की, और साथ साथ नोट बनाते जाएं, ताकि नोट्स बनाएंगे तो आपको जो मेरी वीडियो है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, और इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो कंप्लीट करके उठेंगे तो आपका फेडरल एक्साइज एक्ट तकरीबन कवर हो चुका होगा। तो जब आप उसको बेरेट से भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम सारे सेक्शंस रिकॉल हो जाएंगे। फेडरल एक्साइज एक्ट हमारा डील किससे करता है? फेडरल एक्साइज डील्स विद द फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइबल ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एट वेराइंग रेट्स। इसका मतलब ये है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो गुड्स बताई गई हैं, स्पेसिफाई कर दी गई हैं, वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। यानी जिस तरीके से सेल्स टैक्स का मैंने आपको बताया कि तमाम तर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, टैक्सेबल गुड्स सप्लाईज़ के ऊपर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है, सिर्फ वो गुड्स जो कि सेल्स टैक्स स्पेसिफिकली मना करता है, एग्जाम्प्ट है, उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट बिल्कुल उसका इन कंट्रास्ट है, यानी फेडरल एक्साइज एक्ट किसी गुड्स पे नहीं लगेगा अनलेस के फेडरल एक्साइज एक्ट ने उन गुड्स और सर्विसेज के बारे में बता दिया गया हो। और सर्विसेज के बारे में एक चीज़ और थी कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो कि किसी प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन के अंदर सर्विसेज रेंडर की जा रही होंगी, तो उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा वो प्रोविंस का होगा, और उसके ऊपर कलेक्शन की जो एप्लीकेशन है या पावर है वो भी प्रोविंसेस का है। Therefore, sales tax on services, which is a replacement of FED under the Constitution, is to be levied and collected by provinces on the services rendered within their jurisdiction. यानी जिस तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसी तरीके से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, लेकिन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिप्लेसमेंट है एफएडी का। यानी कि अगर कोई प्रोविंसेस के अंदर कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो उन सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगेगा वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के एम्बिट में नहीं, बल्कि उस प्रोविंस के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। और ये चीज़ एप्लीकेबल हुई थी 18th अमेंडमेंट के बाद से। इसके ऊपर अगर आपको मजीद कोई डिटेल देखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में फेडरल एक्साइज एक्ट के इंट्रोडक्शन के हवाले से, आप वो जाके देख सकते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट के कुछ सलाइन फीचर्स हैं। सबसे पहले ये कि फेडरल एक्साइज एक्ट में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 49 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल सिर्फ एग्जिस्ट करता है, और सेकंड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल अब ख़त्म हो चुका है, ओमिट हो चुका है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021। तो सेकंड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल हैव बीन ओमिटेड, और फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा डील करता है एक्साइजेबल गुड्स से और सर्विसेज से ऑन रेट्स स्पेसिफाइड देयरइन। यानी वो तमाम तर गुड्स और सर्विसेज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट की गई हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, और उनके ऊपर जो रेट्स वहाँ डिस्क्राइब्ड हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और थर्ड शेड्यूल के अंदर वो गुड्स और सर्विसेज के बारे में लिस्ट प्रोवाइडेड है जिनके ऊपर एग्जेम्पशंस मौजूद हैं। यानी उनके ऊपर इस तरह से एग्जेम्पशंस मौजूद हैं कि कुछ कंडीशनल एग्जेम्पशंस हैं, कुछ कंडीशन उनके ऊपर लागू होती हैं तो वो एग्जेम्प्ट हैं, उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। अदरवाइज़ अगर वो कंडीशंस मीट नहीं करते तो उनके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ से डील करता है। चैप्टर 1 डील्स विद प्रिलिमिनरी थिंग्स, यानी इसके अंदर स्कोप आएगा और दूसरी चीज़ डेफिनेशंस आएगी, ये प्रिलिमिनरी के बारे में होता है। चैप्टर 2 हमारा डील करता है लेवाई, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी से।
चैप्टर 3 डील्स विद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, यानी हर चैप्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 में लेवाई कलेक्शन एंड पेमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड सेक्शंस होंगे। चैप्टर 3 के अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड हमारे पास सेक्शंस होंगे। चैप्टर 4 डील्स विद सर्चेज, अरेस्ट्स एंड सीजर्स। चैप्टर 5 डील्स विद पावर्स, एडजुडिकेशन एंड अपील्स, और चैप्टर 6 डील्स विद सप्लीमेंटल प्रोविजंस। सेक्शन 1 की बात करें तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि फेडरल एक्साइज एक्ट हमारा पूरे पाकिस्तान पे, होल ऑफ पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। उसके बाद इसमें कमेंसमेंट की डेट है 1 जुलाई 2005 को हमारा फेडरल एक्साइज एक्ट कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ। और उसके साथ जो रूल्स हैं फेडरल एक्साइज रूल्स, वो भी 1 जुलाई 2005 को स्टार्ट हुए। सेक्शन 2 हमारा डील करता है डेफिनेशन से। डेफिनेशंस बेसिकली किसी भी एक्ट या रूल के अंदर वो पार्ट होता है कि जिसके अंदर वो टर्म्स जो कि हमारे एक्ट में या रूल्स के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनका क्या मतलब है वो डेफिनेशन के क्लॉज के अंदर आता है। देयरफॉर हमारे पास सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है, और डेफिनेशंस के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। देयरफॉर आई एम नॉट गोना रिपीट इट, तो आप लोग काइंडली वहाँ जाके डेफिनेशंस को देखें। डेफिनेशंस फॉर दिस वीडियो आप ये समझें कि वो टर्म्स हैं, वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे एक्ट के अंदर मुसलसल बार बार आएंगी, और उनका जो मेन मकसद होगा, उनका जो मेन डेफिनेशन होगी, इस एक्ट के मुताबिक वो डेफिनेशन के अंदर डिस्क्राइब की गई होती है। सेक्शन 3 हमारा डील करता है ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेवाइड। सेक्शन 3 के अंदर हमारे पास मज़ीद सबसेक्शंस आते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि ड्यूटी किन गुड्स के ऊपर लेवाई होगी, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके अंदर वो गुड्स जो कि प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, वो गुड्स जो कि इंपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन, यानी उनकी कोई भी डेस्टिनेशन हो पाकिस्तान में, नॉन टेरिफ एरिया, टेरिफ एरिया में, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन नॉन टेरिफ एरिया। वो गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुई हैं या मैन्युफैक्चर हुई हैं नॉन टेरिफ एरिया में, लेकिन उनको सेल या कंजम्पशन के लिए टेरिफ एरिया में लेकर आया जाता है, तो जैसे ही जिस दिन उनको टेरिफ एरिया में लेकर आया जाता है उनके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती है। और लास्ट चीज़ हमारे पास आती है सर्विसेज की। तो सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में रेंडर हुई हैं, या वो सर्विसेज जो कि ओरिजिनेट बाहर हुई हैं लेकिन उनका रेसिपिएंट पाकिस्तान में है, तो उनके ऊपर हमारी ड्यूटी एप्लीकेबल है। देयरफॉर हमारे पास 4 डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ आती है गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान में किसी भी जगह जो है वो यूज़ हुई हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास कि वो गुड्स जो कि नॉन टेरिफ एरिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुई हों और पाकिस्तान के उन एरियाज़ में लेकर आई गई हों जहाँ पे टैरिफ एप्लीकेबल है। और लास्ट में हमारे पास सर्विसेज आती हैं, वो सर्विसेज जो कि पाकिस्तान में रेंडर हुई, या वो सर्विसेज जो कि बाहर ओरिजिनेट हुई लेकिन उनका जो रेसिपिएंट है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इन तमाम गुड्स के ऊपर ये ब्रॉड जो मैंने आपको बताया है 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं, इनके ऊपर 15% का हमारे पास फेडरल एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल होगा। और कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डिस्क्राइब्ड है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास उन गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंट डेट्स हैं। देयरफॉर फर्स्ट शेड्यूल के अलावा तमाम तर वो गुड्स जो कि मैंने आपको 4 डिफरेंट जो कैटेगरीज बताई हैं उनमें अगर फॉल करेंगी तो उनके ऊपर 15% लगेगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि वो गुड्स जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं उनके ऊपर ड्यूटी इस तरीके से लगेगी जैसे कि कस्टम्स एक्ट के अंदर लगती है, यानी उसके ऊपर इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटी कलेक्ट हो जाएगी, और बाद में जब एट द टाइम ऑफ सेल उसके ऊपर जो ड्यूटी एप्लीकेबल होगी डिफरेंट होगी, लेकिन कलेक्शन टाइम जो होगा वो हमारा एज़ पर कस्टम्स एक्ट 1969 होगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी नोटिफिकेशन के ज़रिए बेसिस जो है ड्यूटी की वो चेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ जो उसने बताई हमें वो बताई प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर भी गुड ड्यूटी हमारी एप्लीकेबल हो सकती है। और सेकंड हमें बताया फिक्स बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर हमें बताता है कि फेडरल बोर्ड के ऊपर ये इख्तियार हासिल है फेडरल बोर्ड को कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर या फिक्स्ड बेसिस के ऊपर भी ड्यूटी को एप्लीकेबल कर सकती है। फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3A हमें बताता है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता है एक्सेसिबल गुड्स की या सर्विसेज की टू अनरजिस्टर्ड पर्सन,
तो स्टैंडर्ड रेट यानी 15% के साथ साथ वो 2% एडिशनल चार्ज भी लेगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 4, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट मे लेवाई एंड कलेक्ट सच हायर और लोअर रेट विदाउट हर्टिंग एनी प्रोविजन ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 ऑन एनी गुड्स, क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज और क्लास ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 हमें बताता है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी गुड्स के लिए या क्लास ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए या क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए या तो हायर रेट भी चूज़ कर सकती है या लोअर रेट भी चूज़ कर सकती है विदाउट हर्टिंग प्रोविजंस ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट, यानी जो दूसरी प्रोविजंस हैं उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर वो एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन जो उनका रेट होगा ड्यूटी का वो या तो हायर हो सकता है या लोअर हो सकता है। उसके बाद हमें सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ये बताता है कि लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स, यानी ड्यूटी की जो है वो किसको पे करनी है, कौन सा पर्सन है कि जिसके पास ये लाइबिलिटी है कि वो ड्यूटी को पे करेगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि वो गुड्स जो कि प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुई हैं पाकिस्तान में, तो इसकी लाइबिलिटी उस पर्सन पे आती है कि जो कि इनको प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है वो गुड्स जो कि इंपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इंपोर्ट करने वाले पर्सन के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो ड्यूटी को पे करेगा। नंबर 3 पे हमारे पास आता है सर्विसेज इन पाकिस्तान। अगर इन पाकिस्तान जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है बंदा, उसके ऊपर ये ड्यूटी लाइबल है कि वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, या अगर सर्विसेज ऐसी हैं कि जो कि रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान है, मींस कि पाकिस्तान से बाहर ओरिजिनेट हो रही हैं लेकिन उनका रेसिपिएंट पाकिस्तान में है, तो वो शख्स, वो पर्सन जो कि रेसिपिएंट है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो पेमेंट करेगा ड्यूटी की। और लास्ट में हमारे पास आती है गुड्स प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर इन नॉन टेरिफ एरिया और ब्रॉड टू टैरिफ एरियाज। इट मीन्स के वो पर्सन जो कि नॉन टैरिफ एरिया के अंदर प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को और फिर टैरिफ एरियाज़ में लेकर आ रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर जो कि टैरिफ एरिया के अंदर उनको फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल या कंजम्पशन लेकर आ रहा है, ये जिम्मेदारी उसकी है, ये लाइबिलिटी उसकी है कि वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करे। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5A। 5A डील करता है मिनिमम प्रोडक्शन से, यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फेडरल बोर्ड के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अदर देन स्टैंडर्ड प्रोसीजर या बेसिस प्रोडक्शन के ऊपर या फिक्स बेसिस के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल कर सकता है। इसी तरीके से 5A कहता है कि मिनिमम प्रोडक्शन के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 5A हमें रेफ़र करता है 4th शेड्यूल के पास, और 4th शेड्यूल बेसिकली मिनिमम स्टील प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021 वो जो हमारा 4th शेड्यूल है वो ख़त्म हो चुका है, देयरफॉर 5A की एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है। हमारे पास आता है सेक्शन 4 फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल फाइल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। इसका मतलब ये है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर दे। ड्यू डेट एक्सप्लेन्ड है डेफिनेशन के अंदर भी, यहाँ मैं आपको उसको रिकॉल कर देता हूँ कि ड्यू डेट का मतलब है कि चूँकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो पीरियड होता है वो 1 मंथ होता है, 1 मंथ का पीरियड होता है। तो फॉर एग्जांपल जनवरी के मंथ की अगर हमें रिटर्न फाइल करनी है तो वो फरवरी की 15 तक हम भर सकते हैं। तो फरवरी की जो 15 है वो हमारा ड्यू डेट है। तो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है हमारा रिटर्न का, उसके जो नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के अंदर 15th डे जो आएगा वो हमारी ड्यू डेट होगी। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि जो ड्यूटी ड्यू होगी वो रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे करेगा, वो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के अंदर पे करेगा, और फेडरल बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कोई और तरीक़ेकार या कोई और प्लेस भी बता सकता है, नोटिफाई कर सकता है कि जहाँ पे वो ड्यूटी पे कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड हमारा जो है वो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं बैंक्स की कि जहाँ पे हमारी ड्यूटी या रिटर्न फाइल होगा और पेमेंट की जाएगी। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ओमिट हो चुका है। सब सेक्शन 4 हमें बताता है कि रजिस्टर्ड पर्सन इन केस अगर उससे कोई ओमिशन या रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गई हो तो वो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने या 120 डेज़ के अंदर अप्रूवल ले सकता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से कि उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पे एक सहूलत ये मौजूद है कि अगर रिवाइज रिटर्न 60 डेज़ में रिटर्न फाइल कर दी गई हो लेकिन उसके अंदर जो रिजल्टेंट ड्यूटी पेएबल है वो ओरिजिनल रिटर्न से ज़्यादा हो, या अगर आपका कोई अमाउंट रिफ़ंड
आपने क्लेम किया हुआ है ओरिजिनल रिटर्न में, तो उससे अगर रिफ़ंड कम होगा तो विदिन 60 डेज़ आपने रिटर्न फाइल कर देनी है और इसके लिए कोई भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 हमें बताता है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफिकेशन दे सकता है ऑफिशियल गैजेट में किसी भी गुड्स के लिए या क्लास ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज या क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए, और वो रिक्वायर कर सकता है कि रिटर्न के अंदर जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन ने पर्टिकुलर्स दायर किए हैं, उसने पर्टिकुलर्स बताए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल बोर्ड उससे रिक्वायर कर सकता है। यानी इंपोर्ट से रिलेटेड, परचेजेस से रिलेटेड, यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन, सेल्स या डिस्पोजल से रिलेटेड कोई भी डिटेल किसी भी मंथ की और किसी भी फॉर्मेट के अंदर एज इज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, बोर्ड रजिस्टर्ड पर्सन से ये चीज़ रिक्वायर कर सकता है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 हमें बताता है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये रिक्वायर कर सकता है कि वो अपने रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करे। और इसी तरीके से सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 ये बताता है कि एवरी अमाउंट ऑफ ड्यूटी शुड बी पेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यानी एक तो अमाउंट आपका ड्यूटी का है, उसके अलावा अगर आपने फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी भी पे करनी है तो वो भी उसी तरीके से पे होगी जिस तरीके से आपने ओरिजिनल रिटर्न या ओरिजिनल ड्यूटी पे ऑफ की है। सेक्शन 4 के बाद हमारे पास आता है सेक्शन 5 ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि वो तमाम तर गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए हों या वो गुड्स जो कि फेडरल बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई कर सकता है, उन तमाम तर गुड्स के ऊपर ज़ीरो रेट एप्लीकेबल होगा। यानी उनके ऊपर जो ड्यूटी एप्लीकेबल है, रेट एप्लीकेबल है, वो 0% होगा और उनके अंदर से तमाम जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं या एडजस्टमेंट्स हैं वो भी अलाउड हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ग्रांट ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेड ऑन एनी गुड्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स। मतलब इसका ये इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि वो तमाम तर गुड्स जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई लेकिन वो शिप्स की कंजम्पशन के लिए, यानी शिप्स के ऊपर एज अ प्रोविज़न ऑफ स्टोर्स के तौर पे, या एयरक्राफ्ट में यानी जो हवाई जहाज़ के अंदर वो कोई कंजम्पशन के लिए अगर वो गुड्स यूज़ हो रही हैं तो फेडरल बोर्ड नोटिफिकेशन दे सकता है। और उन तमाम तर गुड्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट आउट हो रही हैं, तो उनके ऊपर ज़ीरो रेट के अलावा कोई दूसरा रेट भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो सब सेक्शन 2 यहाँ पे बोर्ड के पावर के बारे में बताता है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि बोर्ड के पास इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ गुड्स के ऊपर जो उसने ज़ीरो रेट का एक बेनिफिट प्रोवाइड किया हुआ है वो उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकता है। यानी उन गुड्स के ऊपर मज़ीद 0% का जो रेट है वो नहीं लगेगा, उनके ऊपर फिर स्टैंडर्ड रेट लगेगा। और उसके अंदर वो मज़ीद ये स्पेसिफाई कर सकता है कि उन गुड्स के अलावा कोई ऐसी डेस्टिनेशन भी नोटिफाई कर सकता है कि अगर वो गुड्स उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के ऊपर जाती हैं, उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे जाती हैं, तो उनका वहाँ जाना भी ज़ीरो रेट का जो एक बेनिफिट है उसको ख़त्म कर सकता है।